हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चित्रकूट एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मानव में प्रजनन किस प्रकार होता है। इसके प्रथम पार्ट में हमने देखा था जनन क्या होता है और कितने प्रकार से होता है। जनन के बारे में अध्ययन करते हुए हमने लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन को विस्तार पूर्वक देखा था। अलैंगिक जनन के अंतर्गत हमने विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन आदि विधियों को विस्तार पूर्वक देखा था और इनसे किस प्रकार से जीवों का और पादपों का जनन होता है या किस प्रकार से वह अपनी नई संतति का निर्माण या उत्पत्ति करते हैं, इस बारे में हमने पिछले वीडियो में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। जनन के इस पार्ट में हम मानव में प्रजनन देखेंगे जो कि लैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। अभी तक हमने जनन में विभिन्न स्पीशीज या विभिन्न जातियों के जीवों के बारे में अध्ययन किया। मानव को सबसे ज़्यादा जिज्ञासा मनुष्य के बारे में जानने की होती है या अपने खुद के बारे में जानने की होती है। तो इस पार्ट में हम मानव में प्रजनन या मानव में जनन किस प्रकार से होता है इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जैसे मानव में जनन की प्रक्रिया विपरीत लिंग वाले युग्मकों के संलयन से या संयुग्मन से नई संतति का निर्माण या उत्पत्ति होती है, या आप कह सकते हैं कि मानव में प्रजनन विपरीत लिंग वाले दो युग्मकों के संलयन से या संयुग्मन से नई संतानों का जन्म होता है। नई संतानों के जन्म की अवस्था में मानव में कुछ प्रारंभिक परिवर्तन होते हैं, जिनमें से कुछ परिवर्तनों को हम देखते हैं। जैसे जन्म से बच्चा जब पैदा होता है वह लगातार वृद्धि करता है और उसके शरीर में कुछ परिवर्तन आते हैं। जैसा कि आप 1 से 10वीं तक या अब तक पहुँचते पहुँचते आपने अपने खुद के शरीर में भी कई प्रकार के परिवर्तनों को देखा होगा कि किस प्रकार से आपके शरीर में परिवर्तन हुआ, आपके शरीर की वृद्धि हुई। कक्षा 1 से पहुँचते पहुँचते, कक्षा 1 से 10वीं तक या अब तक पहुँचते पहुँचते जैसे आपके दूध के दांत गिर गए और उनकी जगह पर नए दांतों का विकास हुआ, आपकी लंबाई बढ़ी, आपका वजन बढ़ा, आपका शरीर का विकास हुआ तथा और कई प्रकार के महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके शरीर में देखने को हुए या मानव के शरीर में देखने को मिलते हैं। परंतु जब किशोरावस्था आती है, उसके कुछ प्रारंभिक वर्षों में जब किशोरावस्था में मानव प्रवेश करता है, उस अवस्था में कुछ महत्वपूर्ण प्रारंभिक परिवर्तन उसके शरीर में होते हैं। जैसे शरीर का अनुपात बदलता है और नर तथा मादा में अलग अलग प्रकार के नए नए परिवर्तन होते हैं किशोरावस्था में। इस अवस्था में नर और मादा में कुछ परिवर्तन इस प्रकार से होते हैं कि जैसे कांखों या बगलों में तथा गुप्तांगों पर बाल गुच्छों का आना, आवाज का भारी होना किशोरावस्था की सबसे बड़ी पहचान होती है। जब किशोरावस्था में मनुष्य प्रवेश करता है, उस समय उसकी आवाज़
फटने लगती है, आवाज़ में भारीपन आने लगता है। आपने अक्सर देखा होगा किशोरावस्था में पहुँचते पहुँचते नर तथा मादा में मुहासों का आना, चेहरे पर मुहासे निकलने लगते हैं तथा त्वचा तैलीय होने लगती है, अर्थात त्वचा में तेल जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है। नर में जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ही मानव किशोरावस्था में प्रवेश करता है, जैसे ही मानव किशोरावस्था में प्रवेश करता है या मनुष्य किशोरावस्था में प्रवेश करता है, यह बालक और बालिकाएं किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, तो बालकों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछों का आना, ये भी एक किशोरावस्था का महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। नर में दाढ़ी मूंछों का आना और मादा में स्तनों के आकार में वृद्धि होती है तथा स्तनों के अग्रभाग की त्वचा का रंग गहरा होने लगता है और मादा में किशोरावस्था में पहुंचकर रजोधर्म या मासिक धर्म होने लगता है तथा दीवा स्वप्न जैसी क्रियाएं किशोरावस्था में पहुंचकर नर और मादा में होने लगती हैं। यह परिवर्तन आपको सभी व्यक्तियों में एक साथ या फिर एक साथ देखने को नहीं मिल सकते। एक साथ भी मिल सकते हैं और एक साथ भी नहीं मिलते। यह परिवर्तन कुछ व्यक्तियों में या नर और मादा में, मनुष्य में किशोरावस्था के कुछ पहले भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जो तीव्र गति से विकास करते हैं, और कुछ व्यक्तियों में या कुछ जीवों में, नर और मादा में, मानव में यह परिवर्तन कुछ विलंब से देखने को मिलते हैं, जिसमें यह प्रक्रिया मंद गति से होती है। लड़कों के चेहरे पर जब किशोरावस्था पर लड़के पहुंचते हैं तो उनके चेहरे पर छोटे छोटे बाल परिलक्षित होने लगते हैं या दिखाई देने लगते हैं और नाक नक्श बदलने लगते हैं, उनका हाव भाव बदलने लगता है तथा लैंगिक परिपक्वता आने लगती है। यह सभी परिवर्तन किशोरावस्था में पहुंचने या लैंगिक परिपक्वता के लक्षण होते हैं। इस आयु में लैंगिक परिपक्वता क्यों परिलक्षित होती है, इसकी आवश्यकता प्रजनन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब किशोरावस्था में ये महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे, लैंगिक परिपक्वता आएगी और किशोरावस्था में नर और मादा के पहुंचने पर शारीरिक परिवर्तन होंगे, यही प्रक्रिया आगे प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि प्रजनन के माध्यम से नई संतानों की उत्पत्ति होती है और नई संतानों की उत्पत्ति तथा उनका पालन पोषण, भरण पोषण करने के लिए मानव के शरीर का संपूर्ण विकास होना आवश्यक है। जैसे किशोरावस्था में किशोरावस्था में शरीर की वृद्धि दर कम हो जाती है, जिस प्रकार से जब बच्चे का जन्म होता है और किशोरावस्था के पहुंचने से कुछ समय पहले तक मानव शरीर या नर और मादा का शरीर का विकास बहुत तीव्र गति से होता है, और जब यह किशोरावस्था में पहुंचता है तो यह गति थोड़ा सा धीमी हो जाती है। जनन ऊतक परिपक्व होते हैं, जनन अंग परिपक्व होने लगते हैं। किशोरावस्था की
इसी अवस्था को जब जनन अंग परिपक्व हो जाते हैं, इसी अवस्था को प्यूबर्टी कहते हैं या यौनारंभ कहते हैं। जब ये सभी परिवर्तन मानव शरीर में होते हैं या हो जाते हैं, तभी आप समझ सकते हैं कि नर और मादा किशोरावस्था में पहुंच गए हैं। लैंगिक जनन प्रणाली जो कि मानव में पाई जाती है, तो लैंगिक जनन प्रणाली का अर्थ, लैंगिक जनन प्रणाली जिसके अंतर्गत हम मानव में प्रजनन का अध्ययन करेंगे, यह क्या होता है? लैंगिक जनन प्रणाली, लैंगिक अर्थात दो लिंगों के युग्मकों का आपस में संयुग्मन तथा उसके माध्यम से जाइगोट का निर्माण या निषेचन के माध्यम से जाइगोट का निर्माण और उससे भ्रूण का विकास होता है और भ्रूण से नए संतानों की उत्पत्ति होती है। इसी को हम लैंगिक जनन के अंतर्गत अध्ययन करेंगे या इसी को हम लैंगिक जनन कहते हैं। अर्थात आप यह कह सकते हैं कि लैंगिक जनन में दो लिंगों का होना आवश्यक है या दो लिंगों के माध्यम से उत्पन्न युग्मकों का संयुग्मन आवश्यक है। इसी के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से दो विपरीत लिंग वाले युग्मकों का निषेचन और संयुग्मन होता है। किशोरावस्था को एक नज़रिए से और देख सकते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों होती है। इसके लिए जैसे नई संतानों की उत्पत्ति के पश्चात स्तनधारियों में जैसे मानव में शिशु मां के शरीर पर लंबे समय तक गर्भस्थ रहता है या 9 महीने तक मां के गर्भाशय में रहता है और जन्म के पश्चात वह शिशु स्तनपान करता है। इन स्थितियों के लिए जैसे मानव में जब प्रजनन होता है, दो लिंगों के द्वारा उत्पन्न युग्मकों का संयुग्मन होता है और बच्चे का विकास मां के गर्भाशय में होता है और यह प्रक्रिया लंबे समय तक चलती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि यह प्रक्रिया 9 माह तक चलती है, अर्थात 9 माह तक बच्चा मां के गर्भाशय में रहता है और जन्म के पश्चात बच्चा स्तनपान करता है। अपने पोषण और शरीर के विकास के लिए बच्चे को पोषण की आवश्यकता होती है और इस पोषण की प्राप्ति के लिए बच्चा या शिशु स्तनपान करता है। इन सभी प्रक्रियाओं के लिए बच्चे को जन्म देने और जैसे हमने आपको बताया कि जन्म के पश्चात बच्चा स्तनपान करता है, इन सभी प्रक्रियाओं के लिए मादा का परिपक्व होना आवश्यक है या आप कह सकते हैं कि मादा के जनन अंगों का विकास पूर्ण रूप से होना आवश्यक है, जिससे नई संतान के पालन पोषण में मदद हो सके या किसी प्रकार की रुकावट या बाधा उत्पन्न ना हो। तो चलिए, ये अभी हमने आपको एक सारांश के रूप में बताया, अब इसको देखते हैं। जनन एक प्राकृतिक क्रिया है जो कि सृष्टि को चलाने के लिए आवश्यक है। जनन एक प्रकार की प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कि अपने समान नई संतानों की उत्पत्ति करना तथा सृष्टि को निरंतर चलाए रखना या जीवन को, पृथ्वी पर जीवन को निरंतर आगे बढ़ाते रहना, इसके लिए जनन आवश्यक है। जैसे कि आप के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि यदि व्यक्ति या जीव जनन ना करे तो क्या होगा, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सवाल बिल्कुल जायज है। जैसे मनुष्य को या जीवों को जीने के लिए पोषण,
श्वसन, वहन और उत्सर्जन, ये 4 प्रकार के प्रक्रमों की आवश्यकता होती है। और यदि वह यह 4 प्रकार के प्रक्रम करता है तो वह जीवित रहेगा। यदि वह जनन नहीं करेगा तो जनन के बिना वह मर नहीं जाएगा। लेकिन जनन अपनी संतानों को या अपने समान नई संतानों को या अपनी प्रजाति को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जीव को जीने के लिए 4 प्रकार के प्रक्रमों की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें से भी यह जनन आवश्यक है। आवश्यक इस प्रकार से है कि यदि वह सिर्फ 4 प्रकार के प्रक्रमों को ही करेगा, पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन, तो उसके आगे आने वाली पीढ़ी या संतति या उसकी प्रजाति वहीं से खत्म हो जाएगी। जैसे कि आप पूर्वजों से देख सकते हैं कि यदि पूर्वजों ने जनन प्रक्रिया या प्रजनन की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया होता तो आज जो आपके वातावरण में या आपके आसपास जीव उपस्थित हैं शायद वो खत्म हो गए होते, वो अस्तित्व में नहीं होते। जैसे कोई जीव है, यदि वह जनन की प्रक्रिया नहीं करेगा तो उसी की पीढ़ी से या वहीं से उस जाति का विनाश हो जाएगा और वह भविष्य में विलुप्त हो जाएगी। जब तक उसका जीवन चल रहा है तब तक तो वह आपको नजर आएगी, और अगर यदि वह जनन की प्रक्रिया नहीं कर रही, उस जाति का विनाश आगे हो जाएगा और भविष्य में वह विलुप्त हो जाएगी। इसलिए जनन आवश्यक है। आप कह सकते हैं साधारण भाषा में कि अपने समान या अपनी प्रजाति को आगे निरंतर बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। धरती पर सजीवों का अस्तित्व जनन के द्वारा ही बनाकर रखा जा सकता है। जीवों का अस्तित्व पृथ्वी पर जनन के माध्यम से ही बनाया जाता है, क्योंकि जनन के माध्यम से ही अपने समान नए जीवों की उत्पत्ति की जा सकती है। इसी प्रकार मनुष्यों में जनन के द्वारा ही नया मनुष्य पैदा किया जाता है। इसी से मनुष्य जाति का विकास होता है। धरती पर केवल मानव व डॉल्फिन ही ऐसे जीव हैं जो शारीरिक संतुष्टि, आनंद व चरम सुख के लिए शारीरिक संबंध बनाते हैं। बाकी जितने जीव हैं वो अपने वंश, अपनी प्रजाति, अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन या प्रजनन करते हैं। लेकिन पृथ्वी में सिर्फ 2 ही जीव ऐसे हैं, एक मानव मनुष्य और दूसरा डॉल्फिन जो कि एक मछली होती है। यही 2 जीव ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी शारीरिक संतुष्टि के लिए, आनंद के लिए और चरम सुख के लिए शारीरिक संबंध बनाते हैं। आगे देखते हैं, मनुष्य में प्रजनन के लिए स्त्री व पुरुष के मध्य संबंधों का बनना आवश्यक है। यदि मनुष्य अपने समान नई संतति उत्पन्न करना चाहता है तो स्त्री और पुरुष के मध्य संबंधों का बनना आवश्यक है, या आप कह सकते हैं कि दोनों के द्वारा उत्पन्न युग्मकों का संयुग्मन होना आवश्यक है। पुरुष द्वारा यौन क्रिया के दौरान जब वीर्य का स्राव स्त्री की योनि में कर दिया जाता है, इसे वीर्य सेचन कहते हैं। संभोग की प्रक्रिया के दौरान जब पुरुष के द्वारा स्त्री की योनि में वीर्य का श्रावण किया जाता है, इस प्रक्रिया को वीर्य सेचन कहते हैं। इस स्थिति में स्त्री के ग्रहण करने के आसार होते हैं। इस स्थिति में संतान की उत्पत्ति होने के आसार होते हैं, या आप कह सकते हैं कि जब स्त्री और पुरुष के माध्यम से संभोग प्रक्रिया के माध्यम से पुरुष के द्वारा वीर्य को स्त्री की योनि में स्रावित कर दिया जाता है, इस प्रक्रिया को वीर्य सेचन कहते हैं। इस स्थिति में संतानों की उत्पत्ति के आसार होते हैं। पुरुष में प्राथमिक जनन अंगों के रूप में 2 वृषण होते हैं। आगे चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। पुरुष में प्राथमिक जनन अंगों के रूप में 2 वृषण पाए जाते हैं जो कि अंडाकार आकृति के साथ गुलाबी रंगत लिए हुए होते हैं। 2 वृषण पाए जाते हैं जिनकी आकृति अंडाकार होती है, गोलाकार होती है,
ये गुलाबी रंगत लिए हुए होते हैं। ये दोनों वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली के समान आवरण में स्थित होते हैं, अर्थात पुरुष के वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, जिसे वृषण कोश कहते हैं। यह दोनों गोल संरचनाएं या अंडाकार आकृतियां वृषण कोश में स्थित होती हैं। वृषण में ही शुक्राणुओं का जन्म व विकास होता है तथा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। वृषण कोश में ही या वृषण में ही शुक्राणुओं का या स्पर्म का जन्म होता है और यहीं पर इनका विकास होता है तथा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है, जो कि स्पर्म शुक्राणुओं या वीर्य के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।